हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 दिसंबर। तो आज दिसंबर की पहली तारीख है। आज से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ रही है। और आप लोग तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे भाई। आदमी को सफल होने के लिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आपका स्वागत है, आप सभी लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में दितवा तूफान कहाँ पर कहर मचाया है। जी हाँ, हाल ही में जैसा कि भी हम लोगों ने देखा है कि दितवा तूफान श्रीलंका में, जो कि बहुत ही भारी कहर मचाया। वहाँ पे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लाखों लोग तहस नहस हो रहे हैं और लाखों लोग वहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। हाल ही में दितवा तूफान ने कहाँ कहर मचाया है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। आइए इसके बारे में व्याख्या जानेंगे हम लोग। व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। जी हाँ, तूफान जो आते हैं हमारे, ये निम्न दबाव का क्षेत्र जब बनता है तभी साइक्लोन, तूफान, चक्रवात जैसे घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना, जिससे दितवा तूफान कहा जा रहा है। यह तूफान श्रीलंका में, जी हाँ, श्रीलंका में भारी तबाही मचाया है और श्रीलंका में यह तूफान 150 से ज़्यादा लोगों की जानें ले चुका है तथा लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो बहुत ही भयानक है यहाँ यह तूफान, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। भारतीय सेना ने तमाम राहत सामग्री श्रीलंका में पहुंचाई, जिसे ऑपरेशन सागर बंधु, जी हाँ, इससे आप लोग याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ हाल ही में कहाँ चलाया गया, तो यह श्रीलंका में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। यह तूफान अब भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जो कि जी हाँ, यह दक्षिण जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे सब राज्य हैं। तो जिससे भारतीय आपदा सेना अलर्ट हो गई है। और दितवा तूफान एक ट्रॉपिकल तूफान है जिसका नामकरण यमन ने दिया था। जी हाँ, यहाँ पे 2 फैक्ट आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। 3 फैक्ट यहाँ पे याद करेंगे। पहला तो इस तूफान का नाम दितवा, जी हाँ, इस तूफान का नाम दितवा से दिया किसने, यमन ने। और यह आया कहाँ पे, हमारे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारी तबाही मचाया है। तथा यह कहाँ से उठा है, बंगाल की खाड़ी में। तथा इस भारत ने जो श्रीलंका में मदद पहुंचाई वो किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट थे जो हम लोग को याद करने ज़रूरी हैं इस प्रश्न के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना को चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी कहाँ सौंपा गया। जी हाँ, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। जी हाँ, भारतीय नौसेना को चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी मुंबई में सौंपा गया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। चौथा नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बहुमुखी बहुमिशन प्लेटफॉर्म है जो वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। नया तारागिरी मूल INS तारागिरी का पुनर्जन्म है, जो एक लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था और जिसने 1980 से 2013 तक सेवा दी है। तारागिरी जो है चौथा P-17A जहाज़ है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे तारागिरी जो है ये P-17A के तहत चौथा जहाज़ है। ऐसे ही हम लोग जान लेंगे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कुछ INS हैं, जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS बेला, INS करेंज, INS बागीर और छठा हमारा INS बागसीर है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हमारी 6 पनडुब्बियाँ हैं, INS कलवरी, INS खंडेरी, बेला, करेंज, बागीर एंड बागसीर। और तारागिरी जो है ये हमारा P-17A के तहत चौथा जहाज़ है। तो इसे हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नौसेना के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। नौसेना के जो वाइस एडमिरल
क्योंकि हमारे इसके चीफ हैं जो हमारे दिनेश त्रिपाठी जी हैं। जी हाँ, दिनेश त्रिपाठी जी, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे 2026-27 के लिए IMO, जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, कौन सा देश पुनः चुना गया? जी हाँ, 2026-27 के लिए IMO के लिए कौन सा देश पुनः चुना गया? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। भारत को सदस्य देशों में सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है। यह चुनाव लंदन में IMO सभा के 34वें सत्र के दौरान हुआ, जहां भारत को 169 वैध मतों से 154 मत प्राप्त हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देशों की श्रेणी में भारत शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया। IMO का पुनः एक बार अध्यक्षता इसे भारत को मिल गई है और यहाँ पर भारत जो है निर्वाचित हुआ है। IMO के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे कहते हैं, एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह जहाज़ों की सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन 1959 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। यह तीसरा क्वेश्चन हमारा जो कि IMO से संबंधित था, IMO के लिए परिषद में भारत को पुनः चुन लिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। सरकार जल्द ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान NCRRI की स्थापना करेगी, जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान के लिए भारत की नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में काम करेगा। 120 करोड़ की लागत से स्थापित यह संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे, कहाँ अंडमान के, दक्षिणी अंडमान के कहाँ, चिड़िया टापू में, जो भारत का पहला समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र होगा। भारत में प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में तथा पाक जलमरुमध्य में और लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो यह हमारे प्रवाल भित्तियों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में चिड़िया टापू में जल्द ही प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना होने जा रही है। और यहाँ पर हम लोग अगला देखेंगे थोड़ा कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व फ्लोरिडा के दैनिया बीच स्थित गोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के समुद्री विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो यह भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे कि इसे हम फ्लोरिडा के दैनिया बीच स्थित नोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के समुद्री विज्ञान केंद्र द्वारा इसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने याद रखिया। और जैसा कि 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पे। वन लाइनर में देखेंगे, वन लाइनर में हमने 6 क्वेश्चन शामिल किए हैं और यहाँ पर वन लाइनर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर में, एनसीबी ने किसके साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली पुलिस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचलम बेलियन कौन थे जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह एक व्यवसायी थे। जी हाँ, यह एक व्यवसायी थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहली बार सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, यह महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित एक कैंसर होता है। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार 17 नवंबर को मनाया गया है। जी हाँ, यह महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित गंभीर बीमारी होती है जिसमें मौत भी हो जाती है।
तो पहली बार सर्वाइकल कैंसर दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया। पहली बार मनाया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो इसे भारत ने जीता है। दुनिया में पहली बार किसने हवाई अड्डे पर एक वाईफाई 7 लॉन्च किया है? तो यह हमारे ओमान ने, जी हाँ, ओमान ने दुनिया में पहली बार हवाई अड्डे पर एक वाईफाई 7 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से CBSE ने किन कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया? तो हमारे 6 से 8 तक की कक्षा के लिए CBSE ने कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें 6 से 8 तक के बच्चों को कौशल के हुनर सिखाए जाएंगे। उनको जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उससे संबंधित उन्हें कौशल की शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी 6 ऑनलाइन डिस्कस कर लिए। अब चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। जैसा कि हम लोग 2 दिन से आज के दिन विशेष वाला पोर्शन नहीं ला पा रहे हैं, हो सकता है कल से इसको हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आज हम सीधे स्टैटिक जीके पे आएंगे। स्टैटिक जीके में आज हम विश्व की प्रमुख नहरों को हमने शामिल किया है और वह नहरें किस किस स्थान को जोड़ती हैं अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं। पहला है स्वेज नहर। जी हाँ, स्वेज है, ये हमारे मिस्र में स्थित है और यह लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा यह एशिया और अफ्रीका की सीमा को भी मिलाती है। तो इसे हम लोग यहाँ याद रखेंगे। स्वेज नहर जो है हमारे मिस्र में है, यह लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा एशिया अफ्रीका की सीमा को मिलाती है। फिर अगला देखेंगे पनामा नहर। जी हाँ, पनामा नहर जो हमारे पनामा में है, यह कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जी हाँ, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? पनामा नहर। फिर अगला देखेंगे कील नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। जी हाँ, कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तीसरा है ईरी नहर, ये हमारे अमेरिका में है। यह सुपीरियर झील और हुरॉन झील के जोड़ती है। ईरी नहर जो है हमारी सुपीरियर झील और हुरॉन झील को जोड़ती है। जी हाँ, ये झीलें हैं अमेरिका की जो सुप्रसिद्ध 5-6 झीलें हैं उनमें से ये सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ती है ईरी नहर। अगला है सू नहर, यह भी हमारे अमेरिका में है। यह ईरी झील तथा मिशिगन झील को जोड़ती है। जी हाँ, ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये भी हमारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। फिर अगला देखेंगे गोटा नहर। जी हाँ, यह हमारे स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम तथा गुटेनबर्ग को जोड़ती है गोटा नहर। फिर हमारा वोल्गा डॉन नहर है, यह हमारे रूस में है। यह रोस्टोव तथा स्टालिनग्राड, जी हाँ, रोस्टोव तथा स्टालिनग्राड को जोड़ता है। कौन सा नहर? वोल्गा डॉन नहर। फिर अगला हम देखेंगे मैनचेस्टर नहर, यह हमारे ग्रेट ब्रिटेन में है तथा यह मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला है बेलेंड नहर, यह अमेरिका में है, हमारे ईरी तथा ओंटारियो झील को जोड़ता है। फिर अगला देखेंगे उत्तरी सागर नहर, यह हमारे जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर तथा एम्स्टर्डम को जोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने विश्व की प्रमुख नहरों को डिस्कस कर लिया और वह नहरें किन झीलों को, किन किन सागरों को जोड़ती हैं उसे भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आज की स्टैटिक जीके में सिर्फ इतना ही था और यह प्रमुख नहरों को हमने डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे और आज का लास्ट सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे। और कल हमने जैसा कि पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर यहाँ पर 28 जनवरी 1950। जी हाँ, इस कल का जो आंसर था ये 28 जनवरी 1950 होगा। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग चलेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने शामिल किया है कि हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था। जी हाँ, आप लोग इसे बताएंगे कि हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया और किसने पारित किया था, ये भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1947-48, ऑप्शन नंबर बी 1949-50, ऑप्शन नंबर सी 1955-56, ऑप्शन नंबर डी 1960-61। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और यह बताइए कि हिंदू कोड बिल जो कि है हमारी महिलाओं के उत्थान से ज़्यादा ही संबंधित था, पिछड़ों दलितों सबके लिए यह बहुत ही अच्छा बिल आया था। तो इसे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह जो कोड बिल था कब पारित किया गया तथा इसे किसने पेश किया था। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें तथा अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी
दोस्तों तक हमारी यह क्लास पहुंच सके और आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।